ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज हाइड्रोजन चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आफ्टर हैवी वाटर D2O। ओके, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, इन वाटर there are two atoms, hydrogen and oxygen, with the ratio of 2:1 with the number of moles, and by mass the ratio is 1:8. Okay, this 1:8 is by mass, and by number of moles it is 2:1. So pure water is a bad conductor of electricity due to very low ionization. Okay, maximum density of water, remember the maximum density of water is at 4 degrees Celsius. Okay, remember this thing. Now in water the most basic thing is the hardness of water. तो चलो, for that first of all, what is meant by hard water and what is meant by soft water? So hard water means a water is said to be hard whenever you are getting the components in water like calcium hydroxide, calcium carbonate, calcium oxide, okay, and then magnesium carbonate, then magnesium bicarbonate, okay, magnesium chloride, calcium chloride. So whenever rain water is passed through the dolomite and the different calcium carbonate, different types of rocks, then after these salts are dissolved in it, and such water is known as hard water. मतलब उसको हम बोलेंगे हार्ड वाटर कि जिसके अंदर ये सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, isn't it? नेक्स्ट, तो अब इसको सॉफ्ट कैसे बनाएं? तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जनरली पहले तो उसमें कौन से टाइप की हार्डनेस है वो हम पहले कंसिडर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगेन कौन से टाइप की हार्डनेस उसके अंदर है तो वो हम जनरली करते हैं. और वो पता कैसे चलता है? तो जनरली देखो, उसमें जनरली बाइकार्बोनेट्स होते हैं और कार्बोनेट्स, ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं. ओके, क्लोराइड सॉल्ट्स भी उसमें होते हैं, और जनरली एज अ पॉजिटिव आयन जनरली मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन ही जनरली होते हैं. वैसे NaCl, NaNO3, Na2, SO4 वो सब सॉल्ट्स तो होते ही हैं. तो ये जो भी सॉल्ट्स उसके अंदर डिजॉल्व है उसको उसके रिमूव करने की टेंडेंसी, मतलब वो रिमूव इजीली अगर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, और इजीली रिमूवेबल नहीं है तो फिर उनको हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस. तो ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है ये टोटल 2 टाइप्स की है. नंबर 1, is temporary hardness, and second is permanent hardness. Again, temporary means which can be easily removable. Permanent means it cannot be removed easily. उसके लिए पर्टिकुलर मेथड्स हमें चाहिए. और ये टेम्पररी हार्डनेस मतलब इजीली रिमूवेबल, मतलब जस्ट हीट द हार्ड वाटर. तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो ये जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स है ना, चलो तो इसकी बारी आती है, 1 by 1 हम लेते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस हम रिमूव कैसे करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग टेम्पररी हार्डनेस. तो उसमें जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स उसमें होते हैं. कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स उसमें होते हैं. फॉर्मूला CaHCO3 ट्वाइस. सिंपली उसको बॉईल करो, हीट करो, जिससे जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट वो मिल जाएगा. रिमेनिंग H2 and CO2 कैन बी इवॉल्व्ड. सिमिलरली MgHCO3 है, उसको हीट करो, इसमें से आपको मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट
then H2O and CO2, isn't it? तो सिंपली रिमूव करने की ये सिंपल टेक्निक है. जस्ट हीट द हार्ड वाटर, जिससे टेम्पररी हार्डनेस इजिली रिमूव हो जाती है. तो ये फर्स्ट टेक्निक है. सेकेंड टेक्निक इज टेम्पररी हार्डनेस सेकेंड रिमूव करने की सेकेंड टेक्निक है क्लार्क्स मेथड. Clark's process. So this process involves the addition of slaked lime. Slaked lime means students कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करो, जिससे आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस एंड सो मच हीट इज लिबरेटेड. ओके, तो ये है स्लैकेड लाइम. तो जस्ट ऐड द क्लार्क्स कंपाउंड दैट इज CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इससे क्या होगा कि जो भी ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो स्लैकेड लाइम से रिएक्शन करेगा, जिससे आपको CaCO3 मिलेगा और 2H2O, और इजीली, और ये सब्सटेंस है ना वो इनसॉल्युबल है. तो जस्ट फिल्टर द वाटर आफ्टर एडिशन ऑफ द CaOH ट्वाइस, तो इससे आपको मिल जाएगा. तो ये जो टेम्पररी हार्डनेस है वो इजीली रिमूव हो सकती है. ओके, थैंक यू. ओके, so now next is the permanent hardness. See, permanent hardness is present due to the presence of ions Ca2 plus, Mg2 plus, और साथ में नेगेटिव आयंस कौन से होंगे? Cl minus and SO4 2 minus. Remember this. So positive ions are same, Ca2 plus and Mg2 plus, but the negative ions are Cl minus and SO4 2 minus. Means which four salts are present? Answer is CaCl2, CaSO4, MgCl2 and MgSO4. So due to presence of these ions, hard water has the permanent hardness. Permanent means such hardness cannot be removed easily, means by heating this hardness cannot be removed. So for that different methods are used. So number one method is washing soda, detergent that is, and washing soda has a formula Na2CO3. और इससे क्या होगा कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? NaCl और NaCl और CaCO3 बनाएंगे. ओके, Na2 है, 2 NaCl, ओके, और CO3, मतलब क्रॉस कनेक्शन हो गया. चलो ये पता चल गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम क्लोराइड के साथ. सिमिलरली CaSO4 अगर हम लेते हैं, and when it is combined with Na2CO3, so at that time we are getting CaCO3, yes, again Ca and CO3, CaCO3, and remaining Na2SO4. In short, we have to remove the negative ions Cl and SO4 from Ca2 plus and Mg2 plus, and it is removed by addition of Na2CO3. Na2CO3 means sodium carbonate, that is washing soda. Simple. Similarly, we can remove the bicarbonate salt also from by addition of washing soda, and here we are getting CaCO3, and same Na is combined with NaHSO4, NaHCO3. So CaCO3 and again NaHCO3, both are formed. NaHCO3 is a water soluble, where calcium carbonate is insoluble. Okay, so in place of sodium carbonate here, if we want to remove the magnesium chloride salt, so at that time generally NaOH is used. NaOH is a base, so we are getting MgOH twice, which is insoluble, and NaCl is formed. Similarly, if magnesium sulfate is given, so at that time to remove such salt,
वी हैव टू यूज सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? Na3PO4। अब यहाँ पे सेम क्रॉस कनेक्शन करना है Mg विथ PO4। अब मैग्नीशियम का चार्ज 2+ और PO4 का चार्ज 3-, तो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, जिससे देखो Mg को 3 से मल्टीप्लाई करो, ओके, और PO4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो हो गया। अब फाइनली हम देखें तो क्या मिलेगा पता है आपको? Na2SO4 मिलेगा। अब देखो इसको क्रॉस कैसे करें, ये 2 and 3 6 है, तो ये 2 है तो आगे 3 आएगा, और इनडायरेक्टली 3SO4 हो गया, देख लो। ओके, सो दिस इज द मेथड, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा टू रिमूव द कैल्शियम सॉल्ट, and for magnesium, removal of magnesium salts, NaOH and Na3PO4 are used. ओके, चलो सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड एकदम इजी है। चलो मेथड नंबर 2, इट इज परम्यूटेट मेथड। इसका नाम है परम्यूटेट। Permutate is a technical name given to the hydrated silicates of aluminum and sodium. ओके, सोडियम और एल्यूमिनियम, उसका हाइड्रेटेड सिलिकेट यूज होता है। ओके, उसका फॉर्मूला देख लो, Na2Al2Si2O8.XH2। तो इसके अगर कैल्शियम के साथ रिएक्शन होती है तो आपको मिलेगा CaAl2, मतलब Na और Ca दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, अब देखो सोडियम का चार्ज 1+ है, तो Na2 दिया है मतलब 2+। अगर रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज रखो तो रिमेनिंग पार्ट का चार्ज क्या होगा पता है? इतना चार्ज, इसका चार्ज होगा 2-। क्यों? 2 Na+ रिलीज हुए, और वो Na+ की जगह पे क्या आ गया? Ca2+ आ गया। तो एक ही Ca2+ रिक्वायर्ड है, क्योंकि Na का चार्ज 1+ था, दैट्स वाई 2 Na2 is written, means, और 2 Na are removed, so at that time only 1 Ca is used। तो रिमेनिंग देखो यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज करना है हमें, जिससे मिलेगा क्या? CaAl2Si2O8.XH2O, और साथ में 2 Na+ फ्री। और अगर यहाँ पे हमने Mg2+ लिया तो सिंपल Ca की जगह पे Mg लिख दो, और Na+ तो है ही एज इट इज। ओके, तो इस मेथड का नाम है परम्यूटेट मेथड। दीज आयंस कैन बी री एक्सचेंज। चलो अब ये जो पूरा है उसमें तो कैल्शियम आयन या तो फिर मैग्नीशियम रखो तो मैग्नीशियम आयन है। ओके, इन शॉर्ट हमें तो क्या करना है कि आपको जो सैंपल दिया है हार्ड वाटर का, उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स हमें रिमूव करने हैं। तो वो डिफरेंट मेथड से हम रिमूव कर रहे हैं अभी। ओके, अब इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं कि ये जो आयन है CaAl2Si2O8.XH2, तो उसको सेलाइन वाटर में ऐड कर दो 2 NaCl, तो Na और Ca अगेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो जिससे आपको मिलेगा CaCl2 अलग से। तो आपको क्या करना है? परम्यूटेट मतलब ये जो पाउडर दिया है ना सोडियम एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड सिलिकेट, ओके, तो इसका नाम है वैसे जियोलाइट। क्या नाम है इसका? जियोलाइट। तो जियोलाइट पाउडर को हमें हार्ड वाटर के अंदर ऐड करना है, जिससे Na और Ca दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, जिससे अब हार्ड वाटर में जहाँ जहाँ Ca2+ था वहाँ पे Na+ आ गया, और फिर उसको फिल्टर कर दो। फिल्टर करने के बाद जो आपको सॉलिड पार्ट मिलेगा उसमें तो सोडियम की जगह पे Ca होगा, तो फिर से एक्सचेंज करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? Na और Ca दोनों अगेन एक्सचेंज करने हैं, तो फिर उसको फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद ऐसे हमने फिल्टर कर दिया, तो जो रेसिड्यू बचा तो उसमें तो कैल्शियम सॉल्ट होगा, तो उसको, वो सॉल्ट को फिर सेलाइन वाटर में ऐड कर दो। सेलाइन वाटर मतलब पता है ना, NaCl का वाटर, जिससे क्या होगा? Ca और Na इंटरचेंज हो जाएंगे, और आपको अगेन क्या मिलेगा? Al2Si2O8XH2 आपको अगेन मिल गया वापस, और फिर इसको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। Okay, so this method is useful for the removal of the temporary and permanent both type of hardness of water. Okay, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि आपको एक ही सोल्यूशन, मतलब एक ही वाटर का सैंपल आपको अबाउट 10 to 15 टाइम्स पास करना पड़ता है।
तब जाके आपको प्योर वाटर मिलेगा। मतलब एक ही वाटर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपको कंटिन्यूअस पास करना पड़ता है। मतलब एक बार आपने पास कर दिया और आपको मिल गया तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइकिल है ना वो साइकिल बढ़ानी पड़ती है, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है ये एक्सचेंज रेट की। सो फॉर दैट थर्ड मेथड इज यूज्ड, एंड थर्ड मेथड इज आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ओके तो ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन है उसमें जनरली सल्फोनिक एसिड या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में से किसी एक का सोडियम सॉल्ट यहां पे रिक्वायर्ड है। ओके तो सपोज हमने कोई अल्केन लिया और Ca2+ को कनेक्ट किया, तो क्या मिलेगा आपको R2Ca2H+, R टेंड्स टू अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसा। ओके उसकी जगह पे हम RSO3 1 Na+ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा RSO3 ट्वाइस Ca एंड 2 Na+, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। या तो फिर इसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट भी हम ले सकते हैं लाइक दिस 2RCOO Na+ प्लस Ca2+ गिव्स RCOO ट्वाइस Ca प्लस 2 Na+। ओके इस टाइप का सॉल्ट भी हम ले सकते हैं। द वाटर कमिंग फ्रॉम द कैट, अब देखो ये कैटायन एक्सचेंजर है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज करने के लिए ये सब यूज़ होता है। सिमिलरली हम नेगेटिव आयन का एक्सचेंजर भी यूज़ करते हैं, चलो वो बाद में देखते हैं। पहले तो ये फंडामेंटल एक बार फिर से देख लो, आर भी यूज़ कर सकते हैं हम, फिर सल्फोनेट सॉल्ट या तो फिर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट भी हम ले सकते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, कैल्शियम या तो फिर मैग्नीशियम सॉल्ट को जस्ट हमें रिप्लेस करना है, मतलब रिमूव कर देना है कि जो नेगेटिव आयन के साथ कनेक्टेड है वो, और उसकी जगह पे हमने Na+ लिख दिया है। ओके और ये एक ही बार में हो जाता है, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ओके तो ये सब कैटायन एक्सचेंजर है। तो समझ में आ गया होगा आयन एक्सचेंज रेजिन। सिमिलरली अगर नेगेटिव आयन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम RNH3OH, ये एक रेजिन है, इसकी Cl- के साथ रिएक्शन करो तो RNH3Cl और OH-, मतलब जहाँ भी Cl- हो उसकी जगह पे OH- आ जाएगा। ओके तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैल्शियम सॉल्ट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर मैग्नीशियम सॉल्ट है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अंदर बन जाएगा, और Cl- यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ओके तो और या तो फिर ये जो OH- है वो H+ के साथ कंबाइन होकर फिर न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगा। ओके तो ये एक सिंपल मेथड हुई जिसका नाम है आयन एक्सचेंज रेजिन, और इसकी एफिशिएंसी वो आगे जियोलाइट वाला जो है ना उससे ज़्यादा है, ये जियोलाइट ही है। ओके जियोलाइट में क्या होता है कि Na की जगह पे Ca कैसे आएगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब जैसा है, जिसमें एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये देख लो जियोलाइट का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे बीच में जो आपको कैविटी दिख रही है, तो कैविटी में जनरली सोडियम आयन पहले होते हैं। यहाँ पे भी वैसे कैविटी है ही, देख लो। तो सब जगह पे जनरली क्या होता है, सोडियम आयन होता है। ओके और फिर जैसे ही हम इसके पाउडर पे से वाटर, हार्ड वाटर पास करते हैं, जिससे क्या होगा ये Na+ वहाँ से निकल जाएगा और वहाँ पे Ca2+ आ जाएगा। इन शॉर्ट हार्ड वाटर में से कैल्शियम आयन निकल गया और सोडियम आयन अंदर ऐड हो गया। ओके और फिर ऐसा जियोलाइट जो एक बार हमने यूज़ कर दिया है उसको रिसाइकिल करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे जियोलाइट के पाउडर को हम ऐड करेंगे सेलाइन वाटर में। सेलाइन वाटर मीन्स एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिससे क्या होगा कि ये कैल्शियम आयन एक्सचेंज हो जाएंगे और वही जियोलाइट हम फिर से रीयूजेबल वो होगा। ओके और देखो तो उसका रेट बहुत कम था, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद एक लास्ट मेथड जिसका नाम है काल्गन मेथड।
काल्गन मेथड। अब देखो काल्गन मेथड में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड यूज होता है, जिसका स्ट्रक्चर है Na2Na4PO36। ओके, और लॉजिक क्या है इसका कि कैल्शियम सल्फेट है सपोज, और इसकी रिएक्शन हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड से हम करते हैं, तो जिससे क्या होगा, Ca और Na इंटरचेंज हो जाएंगे, आपको मिलेगा Na2SO4 और Ca, ये सेम ब्रैकेट। ओके, और मैग्नीशियम होगा तो फिर Ca की जगह पे Mg लिख दो, बात खत्म। ओके, तो याद करो, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। ओके, अब ये जो सोडियम सॉल्ट है ना, इसका नाम है Na6P6O18, या तो फिर हम लिख सकते हैं NaPO3 6 टाइम्स, जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। लेकिन जब रिएक्शन आगे होती है तो फिर 4 Na जो होते हैं वो PO3 के साथ कनेक्टेड होते हैं और 2 Na बाहर होते हैं, और वो 2 Na Ca के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके, तो सिंपल, दिस कंपाउंड का नाम है काल्गन। सो दिस मेथड इज नोन एज काल्गन मेथड। Okay, now the next topic is degree of hardness. See, degree of hardness means how much salt is dissolved. So उसका measurement है ये degree of hardness. The amount of hardness causing the substances soluble salt of calcium and magnesium in the certain volume of water measures the extent of hardness, and it is known as degree of hardness. The hardness of water is always calculated in terms of the calcium and carbonate, although this is never responsible for the causing of hardness, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है और वो इनसॉल्यूबल है, लेकिन सॉल्ट हार्ड वाटर के अंदर जितना भी कैल्शियम है उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और फिर उसकी अमाउंट हम डिसाइड करते हैं, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर कितना कैल्शियम होगा। Okay, the reason of choosing the CaCO3 as a standard for calculation of the hardness of water, the molecular mass is exact 100, इसका molecular mass 100 है ना, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, और सेकेंड थिंग ये insoluble, तो easily हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। Thus the amount of various hardness causing the substances in term of CaCO3 can be calculated on the basis of the following relation। चल अब रिलेशन देख लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला है 162, तो 1 ग्राम मोल दैट इज 162 ग्राम, दैट इज द 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? दोनों में CS 1 है, देख लो, समझ आया? सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास है 111 ग्राम, दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर मास है 136 ग्राम पर मोल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम का चार्ज 2+, कैल्शियम का चार्ज भी 2+, तो उसके अंदर जितना मैग्नीशियम वो भी CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा? तो ध्यान से देख लो ये फॉर्मूला, जिससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि अगर आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया तो वो कैसे कैल्शियम कार्बोनेट से इक्विवेलेंट है। कि सपोज हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, चलो यूज़ कर तो कर सकते हैं ना, तो उसमें होगा क्या? क्रॉस कनेक्शन ही होगा, मैग्नीशियम कंबाइन होगा हाइड्रो OH के साथ, दैट इज MgOH ट्वाइस, और कैल्शियम मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट से कंबाइन होके, और रिमेनिंग H2O एंड CO2। तो देखो इक्विवेलेंट ही हुआ ना, ये 1 तो ये भी 1, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन
that MgHCO3 twice 146 gram, that is 100 gram equivalent to 100 gram of calcium carbonate. मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 95 है, तो फिर वो भी सेम वे, मैग्नीशियम सल्फेट है तो फिर भी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिल रहा है तो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं. सो दस द वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर सैंपल मे बी कैलकुलेटेड एज बिलो. देख लो, टेम्पररी हार्डनेस, तो हार्डनेस ड्यू टू दिस एंड हार्डनेस ड्यू टू दिस. परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस ड्यू टू CaCl2, CaSO4, MgCl2 एंड MgSO4. मैंने अभी बताया ना कि पॉजिटिव आयन कौन से होंगे टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस में, Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस, और नेगेटिव आयन कौन से होंगे Cl माइनस एंड SO4 2 माइनस. तो यही चारों कंपाउंड देख लो ले दिए हैं, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम. सो दिस पार्ट इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस. तो इसका मास एग्जैक्ट 100 ग्राम है और वो इनसॉल्यूबल है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. अच्छा, नंबर 1, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm के फॉर्म में हम जनरली फाइंड आउट करते हैं. 1 ppm मतलब 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इन 106 पार्ट्स ऑफ वाटर. Okay, so from the above definition we can say that 1 MgSO4 that is 1 CaCO3, 120 ppm that is 100 ppm, 136 ppm of CaSO4 that is 100 ppm. मतलब ये हमने 100 ग्राम इधर हर बार ले लिया, तो उसके हिसाब से देखो MgCl2, CaCl2, CaSO4, MgSO4, उनका मॉलिक्यूलर मास हम कंसिडर करेंगे सिंपल, तो उतने ppm होंगे. ओके, तो ये अगर 1 है तो फिर 1, तो ये 100 हुआ तो इसके सामने 120. क्यों 100 लिया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज 100, तो ये 100 लिया, तो इसके हिसाब से इसका भी हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे ना. मॉलिक्यूलर मास जितना ग्राम में मास, दैट इज 1 मोल. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसके बेस का एक क्वेश्चन देख लो. डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ सैंपल कंटेनिंग 30 ppm MgSO4. तो स्टूडेंट्स 1 MgSO4 इज इक्विवेलेंट टू 1 CaCO3. तो फिर हुआ क्या देख लो, 120 मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4 120, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 100, तो 120 के सामने 100, तो 30 के सामने कितना, ये 30 कहाँ से मिला, तो आपको वो डायरेक्टली दे दिया है. तो 120 के सामने 100, तो 30 के सामने कितना, तो 30 इंटू 100 बाई 120, 3 4 एंड 4 देन 25. तो देख लो यहाँ पे 25 डायरेक्टली लिख दिया है. ओके, तो ऐसे भी कई कबार क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली पूछ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पहले क्लियर हो जाना चाहिए. अब कोई भी इसके हिसाब से पूछेंगे आपको यहाँ पे MgSO4 दिया है तो CaSO4 दे, अरे फिर MgCl2 दे देंगे, CaCl कोई भी दे देंगे, रिलेशन सही में पता होना चाहिए. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज द हैवी वाटर. Heavy water was first discovered by the scientist Urey, and the method of preparation is the fractional distillation of water. तो जब वाटर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और D2O का बॉइलिंग पॉइंट है 101.42. देयरफॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नॉर्मल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं, जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है, और फ्रैक्शनल कब यूज़ करते हैं, तो जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है तब, क्योंकि फिर दोनों उस टाइम पे दोनों आपको मिल जाएंगे साथ में ही. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा, दोनों के फ्रैक्शन हो जाएंगे, और जो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स नज़दीक होते हैं तो वो बारी बारी से आपको मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट चलो, सेकेंड इज द फ्रैक्शनल फ्रीजिंग. सो इन दिस मेथड हैवी वाटर एंड ऑर्डिनरी वाटर आर सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल फ्रीजिंग. जैसे डिस्टिलेशन किया वैसे ही फ्रीजिंग, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और हैवी वाटर का है 3.8, ये भी नज़दीक है, दैट्स वाई फ्रैक्शनल freezing is used. Next is electrolysis of water. So in this method 99.5% heavy water is obtained after 5 steps of repeated electrolysis of NaOH. Okay, next properties. तो अब देखो heavy water is colorless, odorless and tasteless liquid. Okay, फिर बाकी के पॉइंट्स दिए एक बार देख लेना. सरफेस टेंशन all are lower than the ordinary water. Okay, और रिमेनिंग पार्ट हाई है. चलो केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड D2O आर सेम बिकॉज OH बॉन्ड एंड OD बॉन्ड, तो दोनों की पोलैरिटी सेम है. तो देखो रिएक्शन इसकी,
अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करते तो आपको मिलेगा सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। जैसे हम बोलते हैं ना हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे है डी, ड्यूटेरियम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। नेक्स्ट D2O है, देन D2NO2। एसिड एनहाइड्राइड्स, तो SO3 की अगर D2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा ड्यूटेरोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन की जगह पर डी। सोडियम और D2O, देन सोडियम ड्यूटेरोक्साइड, वो तो आगे आ गया वही, लेकिन ऊपर सोडियम के साथ रिएक्शन थी और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अगर कैल्शियम कार्बाइड हमने लिया है तो आपको मिलेगा कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड, इसका नाम है ड्यूटेरो एसिटिलीन। ये जो C2D2 दिया है दैट इज C2H2 जैसा ही उसका स्ट्रक्चर। C2H2 का स्ट्रक्चर पता है ना, इट इज इथाइन, तो यहाँ पे H की जगह पे D आएगा। क्यों सेम आता है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों में, तो डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो दोनों की केमिकल रिएक्शन सेम। नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ड्यूटेरोक्साइड एंड ND3, हैवी अमोनिया। ओके, उसका हैवी वाटर का मेन यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। और वो कहाँ पे लगाते हैं, तो देख लो, जो चैम्बर होती है न्यूक्लियर चैम्बर के, जहाँ पे यूरेनियम रखते हैं, तो चैम्बर के इनर वॉल पे D2O लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, न्यूट्रॉन उसमें से रिमूव होके जब वो वॉल से कोलाइड होगा, तब जब रिटर्न आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब ये कैसे वर्क करेगा पता है, ऐसे डायाफ्राम, तो आपको पता है कि नॉर्मल दीवार पे आप जब भी बॉल कोलाइड करते हैं तो वो उसी स्पीड से रिटर्न आता है, लेकिन सपोज हमने यहाँ पे कर्टेन लगा दिया है और फिर अब उसके ऊपर बॉल मारेंगे तो पता होगा तो बॉल नीचे ही गिर जाएगा, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, बस उसके जैसा ही उसका वॉक है। नेक्स्ट सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर इज डन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का प्रोडक्शन करने में, एंड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेसर इन द स्टडीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बींग्स। ट्रेसर का काम क्या है कि हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ ज्वाइन हुआ और कहाँ से कहाँ जाएगा, सपोज ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और कितने पार्ट, उसका मैकेनिज्म समझने में ये हैवी वाटर यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब इसी के साथ अपना ये हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरी एक PDF आपको भेज दूंगा, जिसमें पीछे जो क्वेश्चंस दिए वो आपको सॉल्व करने हैं ये सब। ओके, तो ये 21 पेज की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये क्वेश्चंस आप एक बार सब सॉल्व कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। गुड बाय।